अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इन दिनों राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के जितने बड़े संगठन हैं वो सब आंदोलन कर रहे हैं। सभी संगठन जो उनका कहना है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए। आखिर सर समस्या कहाँ पे आ रही है? देखिए, ये देश के आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ मामला है। आपको याद होगा 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति आदरणीय क्लिंटन जी हिंदुस्तान में आए थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान के जो सरकारी तंत्र है उसके संबंध में अध्ययन किया होगा। उसके अनुसार उन्होंने दो बातें कही थी। एक बात तो उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में कर्मचारी काम 30 और 40 साल करता है और वेतन वो 70 और 80 साल तक के लेता है। वो वेतन से उनका मतलब था आपके ये जो पेंशन है, हमारे पेंशन के तरफ इशारा था। तो उसके बाद ही से 2002 में गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक शासनादेश किया कि ये जितने भी कर्मचारी की संख्या है वो प्रत्येक विभाग अपने वहाँ संख्या को 2% कम करे, और ये सारे देश में लागू हुआ। उसके बाद से फिर जो है 2004 में इन्होंने क्या किया कि केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके एक नई पेंशन व्यवस्था के नाम पर एक व्यवस्था लेकर के वो आए। वास्तव में वो नई पेंशन व्यवस्था नहीं थी, वो पूरी तरीके से भारत सरकार ने अपने आप को पेंशन से अलग कर लिया। अच्छा, इसी मध्य हुआ ये कि आखिर ये काम चले कैसे? जब कर्मचारी 2% कम होते जा रहे हैं तो विभागों में काम का बोझ बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने एक नया व्यवस्था लागू किया, संविदा और आउटसोर्सिंग का। उस संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम पैसे पे 10,000 12,000 ठेकेदार के माध्यम से इधर से उधर से करके उन्होंने कर्मचारियों की नियुक्तियां करना शुरू कर दिया, और वो उसी तब से ये दोनों व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब चूँकि उस समय केंद्र राज्य सभा में केंद्र सरकार का बहुमत नहीं था, तो इस जो ऑर्डिनेंस के थ्रू 2004 में ये लाए थे उसको वो पूरी तरीके से कानून का रूप नहीं दे पाए और चलता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे कांग्रेस की सरकार आई, और कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकारों ने मिलकर के PFRDA बिल को पास कर दिया और कानून का दर्जा दे दिया। इसके अंतर्गत एक बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी PFRDA संस्था अलग बन गई, और ये उसमें व्यवस्था ये दी गई कि 10% जो है वो कर्मचारी के उससे खाते से कटेगा, और 10% भारत सरकार जो है वो अपने तरफ से उनका कंट्रीब्यूशन होगा, और उस पैसे को मैनेज करने का काम वो ये PFRDA संस्था करेगी। उसके बाद से फिर राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई और इस विषय को रखा, और देश के सभी सभी जितने भी मुख्यमंत्री थे वो सारे मुख्यमंत्री उपस्थित हुए, और उन्होंने इस व्यवस्था को माना, सिर्फ 3 स्टेट को छोड़ करके, जिसमें केरल, त्रिपुरा और आपका वेस्ट बंगाल, इन तीनों ने इस पे दस्तखत करने से इनकार किया था। अब यहाँ पर समस्या ये उठ गई कि आखिर जब इन्होंने दस्तखत वहाँ पर कर दिया है, और उसके बाद से फिर इन्होंने क्या किया कि जितने स्टेट ने दस्तखत किया था वहाँ के कर्मचारियों पर 2005 के बाद के नियुक्त, जैसे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर ये दबाव पड़ने लगा कि भाई आप जो है वो ये फार्म भरिए NPS का, और उनसे सबसे फार्म भरवाया गया। इस व्यवस्था में अब प्रश्न ये उठता है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई, या प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रही। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया दो के बीच में, एक कर्मचारी और जो ये PFRDA संस्था है उसके बीच में हो गया। अब सरकार की तो लायबिलिटी हो गई ख़त्म, लेकिन इसी बीच में जब कर्मचारियों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, तो राजनीतिक पार्टियों को
मतलब मजे की बात ये देखिए कि जिन लोगों ने बाकायदा केंद्र सरकार की मीटिंग में जाके दस्तखत किया था, उन लोगों ने भी सोचा कि ये तो इसमें तो राजनीतिक लाभ मिल सकता है, तो उस राजनीतिक लाभ के लिए उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे स्टेट में अगर हम जो है वो सरकार में आए तो इसको हम बहाल कर देंगे। अब बहाल करने किया भी है, जैसे राजस्थान ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया, आपके अभी हिमाचल ने भी कुछ किया है, तो तमाम 5-6 राज्यों ने कर दिया। लेकिन अब उनका कहना यह है कि भाई वहाँ से जो PFRDA संस्था है, जो हमारा पैसा जमा है उस पैसे को आप वापस करिए। संभवतः राजस्थान सरकार ने 39,000 करोड़ का एक बिल दिया था, जिसको PFRDA ने साफ मना कर दिया कि हम जो है इस पैसे को नहीं देंगे। झारखंड ने शायद 7,000 करोड़ का दिया था, उसको भी उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। अब उनका PFRDA का कहना है कि हमारा जो समझौता है कर्मचारी और PFRDA के बीच में है, ये सरकार बीच में कहाँ आ रही है। हम जो है सीधे उन्हीं के माध्यम से जो भी होगा हम उनके लिए करेंगे। अब नई समस्या ये है कि आखिर जो इन लोगों ने बहाल कर दिया है वो कहाँ गए। जिन लोगों का बहाल हो गया है तो ज़्यादातर सामान्य तौर पे 2004 या 5 के जो कर्मचारी हैं वो 30 के बाद ही रिटायर होंगे। 30 के बाद रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या स्थिति होगी अभी बहुत ज़्यादा क्लियर किसी भी ये 6 प्रदेशों ने किया है, कहीं भी क्लियर नहीं है। वो लास्ट में यही लगता है कि वो पेंडुलम के समान PFRDA और अपने सरकार के बीच में वो झूलते रहेंगे, उनको मिल पाने की संभावना अभी कम दिख रही है। इसीलिए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने बहुत विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया है कि हम सीधी सी बात करेंगे कि हमको जो है वो PFRDA संस्था से या तो बाहर कर दिया जाए या PFRDA बिल को जो है वो PFRDA संस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन वो गवर्नमेंट का काम है, चूँकि उसमें और भी बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, केवल सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो हमारा सीधा सा कहना यह है कि सरकारी कर्मचारियों को उस संस्था से बाहर किया जाए, हमारी पुरानी पेंशन जो व्यवस्था है वो उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। सर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो हज़ारों लाखों कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। बात कहाँ तक पहुँची है अभी सर? जो वर्तमान में मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उन तक लगातार वार्ता हो रही है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो सर वार्ता कहाँ तक पहुँची और सर कितनी उम्मीद है? नहीं देखिए, ये तो दिक्कत यहाँ पर यह है कि चूँकि स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट है और वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम उस तरीके से जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो कर्मचारी बन चुका है अदर पार्टियों के लिए, वो काम हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अभी फ़िलहाल केंद्र सरकार का ही इंतज़ार करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से फ़िलहाल जब तक ये सरकार है वो केंद्र सरकार का ही डायरेक्शन का इंतज़ार करेगी और हम लोग केंद्र सरकार पे दबाव बना रहे हैं और उसी का परिणाम है कि जो पहले ये था कि 60% तक ही पैसा वापस होगा, आज ही की खबर है कि आप देखिए वो PFRDA संस्था ने कहा है कि नहीं, अगर कर्मचारी चाहेगा तो हम 100% पैसा उसको रिटायरमेंट के समय दे देंगे। तो अब इस दबाव का ही तो परिणाम है। धीरे धीरे इसी तरीके से पहले 10% कंट्रीब्यूटरी था, जब हमने दबाव बनाया तो उसको 14% कर दिया। तो ऐसा नहीं है, सरकार पे दबाव है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि चूँकि नीतिगत मामला है तो इसमें जब तक कि सरकार स्वयं अपने आप से पूरी तरीके से मन न बना ले तब तक जो है वो हमसे वार्ता करे या क्या कोई टेबल टॉक हो, उसका कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि उसमें दो बातें हैं, या तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे या नहीं करेंगे। अभी इस स्थिति में सरकार का कहना है कि हम नहीं करेंगे। हमारा काम यह है कि हम मांगते रहेंगे। कर्मचारी संगठन का तो मांग है, हमें कोई किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी या विधायक की कुर्सी का तो लालच है नहीं ना, हम उसके लिए कर रहे हैं। हमारी तो मांग सिर्फ ये है कि भाई हमारी ये पीड़ा है, आप हमारी सुनो। सर काफ़ी लंबा समय होता जा रहा है आंदोलन को, लगातार अभी भी आगे बढ़ रहा है। क्या उम्मीद है कब तक अभी आप लोग की बात पे सहमति बन पाएगी? नहीं, बिल्कुल बनेगी। हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हमारा 3 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारियों का और तमाम ट्रेड यूनियंस का इसी सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और उसको कहीं न कहीं सरकार उसके दबाव में है।
और हमें उम्मीद है कि इस पे कुछ ना कुछ निश्चित रास्ता निकल करके आएगा। सर, जैसा आपने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के हरी झंडी दिखाने का ही इंतजार कर रही है, तो 2024 का सर लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। कई राजनीतिक दल जो है वो इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये। अगर कोई और बड़ा दल वादा करता है कर्मचारियों से कि वो सत्ता में आने के बाद आप लोग की सुनवाई करेगा, समस्या का समाधान करेगा, कर्मचारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है सर, एक अच्छा खासा वोट बैंक है, तो कर्मचारियों ने क्या सोचा है सर? क्या सोचा आप लोगों ने? किसी और दल को मौका दे के देखेंगे? नहीं, ये तो देखिए, ये तो सोचना जो है वो जो इस समय सरकार में लोग हैं उनका काम है ना, कि कर्मचारियों को कोई भी एक, केवल कर्मचारी ही नहीं, कोई भी एक विंग जो है अगर नाराज है और उसकी कोई पीड़ा है, तो उस पीड़ा का असर तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में उस पीड़ा का असर तो होगा ही होगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो उसको किस तरीके से वो समाप्त करेंगे, उसके दुख को किस तरीके से दूर करेंगे, ये सोचना इनका काम है। ये अगर कर देते हैं तो ठीक है, ये तो कर्मचारी तो ठीक है, आज आपके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, कल आप दे दीजिए आपके पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग राजनीतिक लोग तो है नहीं, हम लोगों का तो सीधा ये है कि एक सरकारी तंत्र है जिसमें हम काम कर रहे हैं, कोई छोटे पद पे है, कोई बड़े पद पे है, तो ये तो अब इन लोगों को राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा। अब वो पोलराइजेशन की स्थिति कहीं ऐसा ना हो 24 तक कहीं कोई इस तरीके की स्थिति बन जाए, तो निश्चित रूप से सरकार पे असर पड़ेगा। नई पेंशन स्कीम में क्या क्या कमियां देखते हैं? नहीं, नई पेंशन स्कीम में है क्या? हमने बताया ना, नई पेंशन स्कीम वो है ही नहीं है। वो तो एक तरीके से नई पेंशन स्कीम यह है कि हमने एक बैंक में एक खाता खोल दिया और उस बैंक में 7 या 8% ब्याज है, और उस खाते में जब हम रिटायर हुए तो हमारा इतना पैसा इकट्ठा हुआ और उसका हमको ब्याज मिल जा रहा है। यहाँ तो फिर भी गारंटी है कि चलो भाई, अगर मान लिया 7% ब्याज है तो 7% के हिसाब से हमारा इत्मीनान से आ जाएगा। इसमें तो हम पूरी तरीके से शेयर मार्केट पे बेस्ड हैं, हमारा पैसा शेयर मार्केट में जा रहा, लगातार ये लोग दे रहे हैं, और शेयर मार्केट में जब पैसा जा रहा है तो उसमें हम दिन भर बैठ करके ये चेक करते रहें कि आज इनका शेयर कितना गया, और उसमें जो है वो नफ़ा और नुकसान के हिसाब से हमारे किसी महीने में 1000 आ सकता है, किसी महीने में 1000 नहीं आएगा, किसी महीने में हो सकता है 8-10 हज़ार आ जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। यहाँ पर समस्या ये है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है 60 साल के बाद, आप खुद ये मान रहे हो कि अब उसके में काम करने की क्षमता नहीं रह गई, उसकी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह गई, तो उसको कम से कम इतना तो आप कर दो ना। अब वो कहाँ वो शेयर मार्केट में दिन भर जो है वो जुटा रहेगा, खास करके बहुत से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी भी, और एक स्तर पे जाने पे जो है वो बड़े अधिकारी से भी रिटायर्ड लोग जो हैं उनका भी दिमाग उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। तो एक जो हमको पुरानी पेंशन व्यवस्था है जिसको कि मिला के सर माना यही जाए कि पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं हो जाती, कर्मचारी संगठन इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे अपने आंदोलन। बिल्कुल, अपना आंदोलन इसी तरीके से करते रहेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित कराते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी मांग जरूर पूरी होगी। सर, जो साथी आपका ये बयान सुन रहे हैं, और जो सरकार में बैठे जो अफसर आप जो हम लोग को सुनेंगे, उन तक आप क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? हम उनसे यही निवेदन करना चाहेंगे। अच्छा, एक बात इसके पहले मैं और कह दूँ, ऑफ द रिकॉर्ड आज तक किसी भी राजनेता ने, चाहे किसी पार्टी का रहा हो या किसी भी बड़े अधिकारी ने, ऑफ द रिकॉर्ड हर आदमी इस नई पेंशन व्यवस्था की आलोचना करता है, लेकिन सबके अपने अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, वो सामने आके खुल के नहीं कह सकते। तो पेंशन व्यवस्था तो बिल्कुल जो है वो उसको तो समाप्त होना चाहिए, और हम चाहेंगे कि ये हमारे समाज के हित में एक बिंदु और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, ऐसा है कि इसका असर कहाँ जाता है, आपकी जब आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपकी आमदनी खत्म हो जाएगी, तो आपकी परचेज कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी, और उसका प्रभाव आपके सामान्य मार्केट पर भी पड़ेगा। जब आपके पास पैसे नहीं होगा, आप गेहूं दाल चावल खरीदने की स्थिति में ही नहीं रहोगे, या आप कपड़े लत्ते अपने कायदे के बनवाने की स्थिति में नहीं रहोगे, तो ये सब जितने दुकानें खुली हुई हैं इनका बेचारों का क्या होगा। इस पर समाज पे एक बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है, और इस दुर्व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमको लगता है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि कर्मचारी संगठन एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे।
इन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों की सिर्फ एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन की जो नीति है उसको बहाल किया जाना चाहिए, जिसको लेकर सरकार को एक रूपरेखा बनानी चाहिए। और कर्मचारियों ने कहा कि नई पेंशन स्कीम जो है उसको पूरी तरह से सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी इनके फायदे का नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में ये लगातार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है वो इनकी समस्या का समाधान करे, नहीं तो ये किसी और विकल्प को जरूर मौका देंगे। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।